दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में मैं आपको ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ये है, और इसमें जो अवशोषित ऊष्मा है Q, और जो निकाय द्वारा किया गया जो कार्य है वो है W, और जो अवशोषित ऊष्मा और जो किया गया जो कार्य है उसके मध्य संबंध को दर्शाता है। लेकिन इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम ऊष्मा का जो प्रवाह है वो किस दिशा में होता है इसका पता नहीं लगाते, और इस परिवर्तन में जो ऊर्जा खर्च होती है वो किस प्रकार होगी इसका भी पता नहीं लगता, और साथ ही ऊष्मा जो ऊर्जा है वो पूर्णतया कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। इन सभी बातों का स्पष्टीकरण ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम द्वारा नहीं होता, या इन सभी के बारे में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताता है। तो इन सभी को ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि कोई विलगित निकाय है उसके लिए जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो निश्चित होता है, और इस प्रकार के जो निकाय के अंदर एंट्रोपी में वृद्धि अपने आप ही होना स्वाभाविक दिशा को बताती है, और यही क्या है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। अगर हम ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसके कुछ कथनों की बात करें तो वो इस प्रकार हैं कि जैसे कोई भी स्वतः प्रक्रम है वो किसी बाह्य स्रोतों की सहायता के बिना विपरीत दिशा में ले जाना संभव नहीं है। जैसे जो ताप है वो हमेशा स्वतः ही उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन अगर हम निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ले जाना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ बाह्य स्रोत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा देखिए, जो सभी स्वतः प्रक्रम हैं उनकी एंट्रोपी बढ़ती है, या उसकी एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा धनात्मक होगा। इसके बाद में जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, और लास्ट जो इसका कथन है वो इस प्रकार है कि कोई भी विलगित निकाय है उसमें अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था में स्थायी अधिकतम होता है। इन सभी जो बातें हैं उनका ऊष्मागतिकी के द्वितीय जो नियम है उसके अकॉर्डिंग इसको स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, अगर स्वतः प्रक्रम की बात करें तो स्वतः प्रक्रम बहुत सारे हैं। स्वतः जो प्रक्रम हैं वो अपने आप ही घटते हैं, और ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, और इसमें यदि उत्क्रमणीय हमें इनको बनाना है तो कोई बाह्य स्रोत की आवश्यकता होगी, यानी कि बिना बाह्य साधन की सहायता से हम स्वतः जो प्रक्रम है उनको विपरीत दिशा में नहीं ले जाया जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी द्रव्य है, चाहे जल हो या कोई अन्य द्रव्य हो, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही अपने आप ही प्रवाहित होता है। यदि इसकी दिशा बदलनी है तो हमें बाह्य कार्य करना होगा। इसी प्रकार जो गैस है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, और जो ताप है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। इसी प्रकार जो विद्युत विभव है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्वतः ही प्रवाहित होता है। ये सारे जो प्रक्रम हैं स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, और इनको बिना किसी बाह्य कार्य की सहायता से संपन्न करवाया जा सकता है, या ये संपन्न होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हैं, और यदि हमें इसे उत्क्रमणीय बनाना है तो हमें बाह्य कार्य करना होगा। तो ये जो नियम है वो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। इसके अलावा हम बात करें कि क्या एंथैल्पी कम होना स्वतः परिवर्तिता की कसौटी है, इसको हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि देखिए, स्वतः परिवर्तित जो प्रक्रम हैं, जैसे जो जल है वो पहाड़ से नीचे की ओर गिरता है, गैस से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है, इसी प्रकार हमने ऊपर भी हमने पढ़ा है। तो वो सारे प्रक्रम हैं, उनमें जो निकाय होता है उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। अतः एक रासायनिक अभिक्रिया उस दिशा में स्वतः परिवर्तित होगी जिस दिशा में ऊर्जा की कमी होगी, यानी
जैसा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं उनमें होता है। जैसे उदाहरण ले हम, जैसे 1/2 H2 प्लस 1/2 Cl2 ये क्रिया करके HCl का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए जो अभिकारकों की एंथैल्पी होगी वो डेल्टा HR बराबर -92.32 किलो जूल प्रति मोल होगी। इसी प्रकार यदि हम H2 प्लस 1/2 O2 और क्रिया करके H2O इसका निर्माण करते हैं, इसके लिए अभिकारकों की जो कुल एंथैल्पी है वो -285.8 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो एंथैल्पी में जो कमी होती है उसको इस आरेख द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में जो कमी आती है उसका प्रेरक बल होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं स्वतः परिवर्तित होती हैं, लेकिन बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो ऊष्माशोषी हैं या ऊष्मारोधी हैं, फिर भी उनमें स्वतः परिवर्तित होता है, यानी स्वतः परिवर्तन होता है। जैसे कार्बन प्लस सल्फर ये क्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। इसके लिए अभिकारकों की एंथैल्पी का जो मान है डेल्टा HR बराबर प्लस 128.5 किलो जूल प्रति मोल है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे N2 प्लस O2 ये क्रिया करके NO बनाते हैं। इसके लिए अभिकारकों की कुल एंथैल्पी होगी 66.4 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार कुछ जो अभिक्रियाएं हैं वो ऐसी भी होती हैं जिनके लिए डेल्टा H का मान 0 होता है, वे भी स्वतः होती हैं। जैसे गैसों का मिश्रित होना व अल्कोहल से एस्टर का निर्माण, ये अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान 0 होता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एंथैल्पी में कमी स्वतः परिवर्तिता के लिए एक सहायक कारक है, लेकिन ये सभी प्रक्रमों के लिए सत्य नहीं है। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन के साथ अन्य कारक भी हैं जो प्रक्रम के स्वतः होने के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार हम ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम है उसको समझा सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।